नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग मैक्सिमम पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि पहले पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो फोकस रहता है वो रिवीजन पे रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाए कम समय में। तो अगर आपने अभी तक इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा क्विक रिवीजन सीरीज में और कौन नई नई क्लासेस आ रही हैं। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, आधुनिक भारत हमने डिस्कस किया है, और आगे जिन भी टॉपिक्स में आपको परेशानी होगी हम उन टॉपिक्स को क्विक रिवीजन सीरीज में जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। अब एग्जाम पास आ रहा है तो रिवीजन बहुत तेजी से करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है ताकि पेपर में अपीयर होने के पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि मैंने तो पढ़ाई की, सिलेक्शन तो मेरा होगा, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अब मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड क्लास आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर इस पे कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार अध्ययन जरूर करिए इसका। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका औरंग अभ्यारण्य है जो कि असम में है। देखिए, असम में अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा रायमोना, मानस, औरंग, नमेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकई और डिब्रू सिकोवा, ये सारे आपके कहां पर स्थित हैं? ये सारे आपके असम में हैं। तो ये याद रखिएगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। यहाँ पर क्लास पूछा जाता है पेपर में प्रश्न कि वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में मिलता है? तो यहाँ पे काजीरंगा में। और यही जो प्रश्न अभी आपने पहले देखा है कि किसको हम मिनी काजीरंगा के नाम से जानते हैं, वो है औरंग अभ्यारण्य को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे नाम याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम देखते हैं, चिनार वनजीव विहार स्थित है कहां पर? केरल में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो सुल्तानपुर देखकर उत्तर प्रदेश वाले सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट को मत सोचिएगा, ये जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है ये है गुरुग्राम में। ठीक है, तमिलनाडु का पक्षी विहार स्थित है कहां पर? कारीकिली में। जिस देश में उसके कुल क्षेत्र का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, वो कौन सा देश है? वो है भूटान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहां पर? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है, क्यों? इंग्लैंड में। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बुंदाला वाला प्रश्न है जहां पर जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की गई है, बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि हाल ही में यूनेस्को लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, वो कहां पर स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। ये प्रश्न आपका करंट अफेयर बेस्ड प्रश्न था, लेकिन तब भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी की बात है तो ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, सूर्य से। ठीक है, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो आपको पता है सन जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? प्रकाश से। प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है तो कौन है?
सोलर एनर्जी है, ठीक है, सौर सेल है यहाँ पर, ठीक है, सोलर एनर्जी से आपको पता है सौर सेल की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर होता क्या है, सोलर एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप, सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, उन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, फॉसिल फ्यूल। जैसे कोयला की बात करें तो कोयला आपका एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो कि 2014 से 2024 तक थी। तो दशक की बात की गई है, डिकेड की बात की गई है, 10 ईयर, तो 2014 टू 2024 था ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था, तो ये हमारे भारत में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। ये याद रखिए, जब भी कोई चीज प्रथम होती है तो वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बताया है करंट के प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर एक शब्द लिखा है प्रथम, फर्स्ट, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोटिस करके दिमाग में बना के रखिएगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये भी प्रश्न रिपीट हो सकता है, दीव, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध जिससे है वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। ये आपका यूपीएससी का प्रश्न था जिसमें कि पूछा गया था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो ये आपका सौर ऊर्जा है, आपको पता है। जब भी हम बात करते हैं एनर्जी की तो हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, हम नवीकरणीय स्रोत की बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की, और हम अनवीकरणीय स्रोत की बात करते हैं। यहाँ पर जब भी हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो अपने आप को रिन्यू करती रहती है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कुछ मात्रा में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है और एक समय बाद वो खत्म हो जाएगी, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोयले की बात करें, पेट्रोल की बात करें, नेचुरल गैसेस की बात करें, तो एक समय बाद क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक मात्रा में है और ये फिर धीमे धीमे खत्म होने लगेगा। सौर, पवन, ज्वारीय, पन बिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण है नवीकरणीय ऊर्जा के, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, पन बिजली ऊर्जा, ये सारे जो है वो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है। कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा जो है वो आपकी सौर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, पॉल्यूशन नहीं फैला रही है और समाप्त नहीं होगी, रिन्यू होती रहेगी। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार है सौर ऊर्जा, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सोलर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम यूरेनियम की बात करते हैं तो ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका की यूज हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं। परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की बात की जा रही, संयोजन और विखंडन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है कौन सा सोर्स, यहाँ पर आपको कई सोर्सेज दिए रहे होंगे और सबसे कम की बात की गई है, न्यूनतम, मिनिमम, ठीक है, पॉल्यूशन जनरेट करता है हाइड्रोजन फ्यूल, तो ये याद रखिएगा, ये इस तरीके से प्रश्न था। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में 2003 में गठन किया गया था राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन है, क्या है, भविष्य का जो नया फ्यूल होगा जो कि बहुत कम पॉल्यूशन जनरेट करता है वो आपका हाइड्रोजन है। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है, ऊर्जा संकट मतलब, ऊर्जा संकट से हम क्या समझते हैं, जो भी आपके फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म हैं, वो धीमे धीमे खत्म होने लगेंगे। जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिनका की नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो समय के साथ आपके खत्म होने लगेंगे। तो यहाँ पर आपका कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त
ईंधन के समाप्त होने का खतरा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संकट। क्लास ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। इसको हम वन लाइनर में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपका समय सेव हो सके। हमारा मेन पर्पस यहाँ पर क्या है? रिवीजन कराना आपको। तो मतलब आशा करती हूं मैं कि आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी, आपको सहायता इससे मिल रही होगी, ठीक है। कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यहाँ पर बोला गया कोयला की बात की गई है, खनिज तेल की बात की गई है और जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, इन सबको कंपेयर करने को बोला गया है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? जल विद्युत के माध्यम से। चलिए, बायोडीजल की फसल की बात करें तो पेपर में पूछा जाता है बायोडीजल की फसल कौन सी है और 4 नाम दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जेट्रोफा जो है इसको हम बायोडीजल प्लांट के कहते हैं। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है हरित ईंधन के रूप में, ठीक है, ग्रीन फ्यूल के रूप में। पाइन, करंज, फन से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, सबका नाम याद रखिएगा, पाइन का नाम याद रखिएगा, करंज याद रखिएगा, फन याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सब का यूज किया जाता है हरित ईंधन स्रोत के रूप में। जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जाती है वह कौन सा आपका क्रॉप है? तो वो आपका मक्का है। ये याद रखिएगा, एथेनॉल के लिए मक्का का प्रयोग किया जाता है। क्लास यहाँ पर जो वन लाइनर क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूं ना, इन सबसे पेपर में प्रश्न बना है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, ठीक है, चाहे वो आपका आरओ एआरओ हो, चाहे बीईओ, सब में प्रश्न बना है। जिन स्टूडेंट्स ने भी पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम एक एक पॉइंट से प्रश्न बना है और ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद करते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है कितना? 5 माइक्रोन से कम, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपके पर्टिकुलेट मैटर्स की हम लोग बात करते हैं, तो जितना सूक्ष्म कण होगा ना उतना ही हार्मफुल वो होगा। अब आप सोचो, अगर हवा में बड़े कण आपके तैर रहे हैं या मतलब उड़ रहे हैं तो वो आपके नाक पे आके रुक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बड़े कण अंदर तक नहीं जाएंगे। लेकिन जितना ही छोटा ये कण होता जाएगा वो आपके शरीर के अंदर वहां तक जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। तो वो उतना ही हार्मफुल होगा, ये चीज याद रखिएगा। स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरीके से दिया रहता है, तो उनको हम पर्टिकुलेट मैटर्स भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, विभिन्न देशों, नागरिक समाजों, सिविल सोसाइटी व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है। यहाँ पर ये जो है इतना बड़ा स्टेटमेंट, ये आपका आरओ एआरओ यूपीपीसीएस का प्रश्न नहीं है, ये यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस का, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन पढ़ लीजिए, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए ये आपका एक कोलिजन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्लास क्या है, समानता प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले जो आपके जो विवादित रसायन है उनके बारे में बोला गया है। अगर हम लिपस्टिक की बात करें तो लिपस्टिक में लेड मिलता है, शीशा मिलता है जिसको कि हम कहते हैं। शीतल पेय की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमिनित वनस्पति तेल, ठीक है। चाइनीज फास्ट फूड की बात करें तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये भी आपका मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछा गया था, या तो पूछा गया था कि कौन सा इसमें सही मैच नहीं है, तो याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट इसमें शीतल पेय वाले ऑप्शन को गलत लगा के आए थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमिनेट वनस्पति तेल लिखा था, तो दिमाग में सबके चल रहा था कि ड्रिंक में तेल का क्या काम है, लेकिन इसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। अब बायो रेमिडिएशन में क्या होता है इसको मैं आपको बताऊं। जैसे कुछ आपके ऐसे बायो रेमिडिएशन, आप बायो का यूज करके, लाइफ का यूज करके रेमेडी प्रोवाइड करें, शब्दों को तोड़िए, कैसी रेमेडी दे रहे हो, किस चीज की रेमेडी दे रहे हो, पॉल्यूशन को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी प्रदूषित जल है, इस प्रदूषित जल में हम कुछ ऐसे
आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ देंगे जो कि इस प्रदूषित जल में जो आपके प्रदूषण है उनको खा जाएंगे। तो धीमे धीमे क्या होगा, ये पानी आपका स्वच्छ हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायो रेमेडिएशन कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, या प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है और जो भी जहां पर भी हम इन ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, वहां से हम पॉल्यूशन को रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी में से गंदगी को खत्म कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बायो रेमेडिएशन कह रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सज्जित करने के लिए उपयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेनली इसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मैंने आपको पहले भी बताया है, एंथ्रोपोजेनिक कॉज इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम सोर्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करें तो नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन भी होता है और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन भी होता है, जिसको कि हम मैन मेड पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मैन मेड पॉल्यूटेंट कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, और इसी को हम एंथ्रोपोजेनिक कॉज भी कहते हैं, जो भी हमारे आपकी वजह से होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। वे पदार्थ जैसे न्यूक्लियर बम का जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल थे, मैन रिस्पॉन्सिबल था। तो वो एक क्या हुआ, एंथ्रोपोजेनिक कॉज हुआ। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक, पॉल्यूटेंट। जिन पदार्थों से भी पॉल्यूशन फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा, उसको हम प्रदूषक कहेंगे, पॉल्यूटेंट कहेंगे। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित प्रदूषण के कारण। ये याद रखिएगा, एंथ्रोपोजेनिक कॉज के कारण। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। यहाँ पर बोला गया है, जब भी हम पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो पॉल्यूटेंट आपके दो तरीके के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। जैव विघटित मतलब जैसे हमारे किचन का जो वेस्ट है, अगर आप उसको मिट्टी में ले जाके मिला दोगे तो कुछ समय बाद वो डिकम्पोज कर जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा। ठीक है, जैव विघटित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे होंगे वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। और लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, और प्लास्टिक को आप ऐसे फेंक दो एनवायरमेंट में तो वो काफी साल तक ऐसे की ऐसे पड़ेगी, ना सड़ेगी ना गलेगी, ऐसी पड़ेगी। इसलिए तो बोला जाता है कि प्लास्टिक का यूज मत करो। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसका विघटन इतनी जल्दी नहीं होता है और वो प्रदूषण जनरेट करती है। तो यहाँ पे जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, जैव विघटित प्रदूषण। ठीक है, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। आपको पता है कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा तो आपकी हार्मफुल गैसेस जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज होगी और उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एमिट होंगी। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। देखिए क्लास में आपको एक चीज बताऊं, कोई भी आपसे अगर पूछे कि प्रदूषण क्या है, ठीक है, पॉल्यूशन क्या है, तो अनडिजायरेबल चेंज जब भी किसी भी चीज में होगा, किसी भी चीज के कंपोजिशन में होगा तो वो अनडिजायरेबल चेंज होने की वजह से पॉल्यूशन जनरेट होगा। अब एयर बात करते हैं, हम हवा की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, हम कहते हैं एयर मिक्सचर है, आप सभी को पता है। ठीक है, एयर में कुछ मात्रा में 78 समथिंग आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 21 अप्रोक्सीमेटली आपका ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही कई गैसेस हमारे एयर में रहती है और ये एक मिक्सचर है। लेकिन अब हम इसी कंपोजिशन में चेंज कर दे, कुछ ऐसी गैसेस अपने एयर में रिलीज करने लगे जो कि हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे
एयर में 0.03 मात्रा में प्रेजेंट है नेचुरल वे में, ठीक है, प्रकृति द्वारा 0.03 मात्रा, उसको हम बढ़ा दें, हम 1% कर दे, 3% कर दे, 4% कर दे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, एक अनडिजायरेबल चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉल्यूशन जनरेट होगा। और किसके कंपोजिशन में हम चेंज करें, हवा के कंपोजिशन में चेंज करें, तो वो एयर पॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से अनडिजायरेबल चेंज अगर हम पानी में कर दें, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हम उसमें कुछ और हम चीजें मिला दे, तो वो वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। लैंड में, सॉइल में अगर हम अनवांटेड डिजायरेबल चेंज कर दे, तो वो लैंड पॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये शब्द याद रखिएगा आप, जो यहां पे लिखा है अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, किसके वजह से, निश्चित अनुपात में अगर जो भी उपस्थित चीजें हैं उसमें हम कुछ चेंजेस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण की बात की गई थी, इसीलिए हवा बोला। चलिए, जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात की गई है, और मैंने आपको बताया है जब भी हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करेंगे, जैव अपघटनीय वेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके किचन में जो वेस्ट है वो आ जाएंगे, सीवेज जो नालियों में जो वेस्ट है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीवेज आपका राइट आंसर था। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे शब्द का शब्द बना है। देखिए क्लास, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको आने वाली स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, जब भी हम स्मॉग की बात करते हैं तो स्मॉग दो शब्दों से मिलकर बना है। एसएम की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका स्मोक प्लस फॉग, धुंध जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन दो शब्दों से स्मॉग शब्द डिराइव्ड है आपका। जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है किसका, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का। यहाँ पर क्लास याद रखिएगा, जब भी हम प्रकाश की बात करते हैं, हम फोटो की बात करते हैं, ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, तो ये आपका फोटोकेमिकल स्मॉग है। यहाँ पर इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सन सोलर रेडिएशन, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, एयर की बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। NO और NO, यहाँ पे देखिए NO2 जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नाइट्रिक ऑक्साइड NO में, और एक नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो रहा है। अब यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये आपका O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, O3 फॉर्म करेगा। तो O3 आपका क्या है, ओजोन है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ये ओजोन आपका समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है, जो कि सूर्य की किरणों, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है आपका, ठीक है, उससे, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। जब ये समताप मंडल में लेयर के फॉर्म में है, ओजोन लेयर के फॉर्म में, वो गुड ओजोन कहलाता है। अब यही ओजोन जब हमारे एयर में आता है O3 के फॉर्म में, यहाँ पे देखा ना आपने, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके O3 फॉर्म कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एयर में, तो ये एक पॉल्यूटेंट हो जाता है, ठीक है, और ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाता है, ये एक प्रदूषक हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस तरीके से नाइट्रिक एसिड और एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक हुआ, और यही आगे चल के आपका एल्डिहाइड और पैन के साथ रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न को देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन तथा पैराऑक्सीटिल नाइट्रेट से बनता है क्या, फोटोकेमिकल स्मॉग। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका नाइट्रिक एसिड है, पैन है, ठीक है, एल्डिहाइड है और ओजोन है, ये सब मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फोटो है मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या घास मौसम में, ठीक है, धूम्र कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को हम क्या कहते हैं, बुरी वायु कहते हैं, ब्राउन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत। देखिए दिल्ली में लोग कहते हैं ना धुंध है बहुत, तो वो पॉल्यूशन है, लोग सांस नहीं ले पा रहे, रेस्पिरेशन की दिक्कत हो रही है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको हो रही है।
प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि नाइट्रिक एसिड, पैन, एल्डिहाइड और ओजोन, इन सब के बीच में रिएक्शन जब होता है तो फोटोकेमिकल स्मॉग आपका फॉर्म होता है। तो यही परीक्षा में पूछा गया है। NO2, O3, ठीक है, पैराऑक्सीटिल नाइट्रेट के बीच में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में गर्म, सूक्ष्म और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोजन कार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे कि ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, पैन। तो यहां पर क्या बोला गया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात की गई है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि द्वितीयक प्रदूषक आपके कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा ओजोन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। पैन की बात करेंगे वो भी द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे तो ये भी द्वितीयक प्रदूषक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जिसको कि आप द्वितीयक प्रदूषक कह रही है क्या होता है? देखो क्लास, पॉल्यूटेंट जो प्रदूषक है वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, जिसको कि हम प्राइमरी कह रहे हैं, और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी प्रदूषक वो होते हैं जो कि डायरेक्टली सोर्स से एमिट हो रहे हैं। तुमने कोयला जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है, तो ये सब आपकी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है, क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स से एमिट हो रहे हैं। लेकिन जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, ठीक है, वो प्राथमिक प्रदूषक थे। अब द्वितीयक प्रदूषक सुनो, द्वितीयक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो कि आपके प्राइमरी प्रदूषक से मिलकर बने रहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे, नाइट्रोजन आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक हुआ, और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो एटम है ऑक्सीजन का, वो O2 के साथ रिएक्ट किया, रिएक्शन हुआ, फिर O3 फॉर्म हुआ जो कि पॉल्यूटेंट है, ठीक है। रिएक्शन के बाद कुछ चेंजेस होने के बाद जो आपके पॉल्यूटेंट फॉर्म होते हैं उनको हम द्वितीयक कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, जिसको कि हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न बनता है, अभी आसान लग रहा होगा सुनने में, बहुत सी चीजें आसान लगती है जब पढ़ाओ, लेकिन जब वो प्रश्नों के माध्यम में परीक्षा में प्रश्न में मिलता है ना, तो इंसान इजी से अच्छे प्रश्न को गलत कर देता है। तो जो भी पॉइंट बता रही हूँ सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार एम्फेसिस दे रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। नोट कर लेना एक जगह प्लीज। यहाँ पर देखो, इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक, ठीक है। फोटो केमिकल है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फोटो है मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बहुत ही आसान है सब। नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको कि हम नेसेंट ऑक्सीजन कह रहे हैं, सूर्य की तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेता है क्या? अभी मैंने आपको दिखाया कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का एटम है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और O3 फॉर्म करता है, जो कि आपका एक द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए, पर ऑक्सिन मूलक या ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं, अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर निर्माण करते हैं किसका? पैन का, ठीक है, पैराऑक्सीटिल नाइट्रेट का। अगला देखिए, या क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो जाता है, या कोशिकाओं के माइक्रोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बाधित करता है, या एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर किस पॉल्यूटेंट की बात हो रही है, किस प्रदूषक की बात हो रही है? तो यहाँ पर हम पैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पैन मतलब पैराऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, ठीक है। पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं, वायु में मिलकर पैन तथा O3 जो है, ओजोन जो है, वो धुंध बना लेती है, अधिक धूम्र कोहरे के निर्माण से घट जाती है। क्या घट जाती है? दृश्यता। अब यहाँ पे पूछा गया होगा कि स्मॉग की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, धुंध रहेगा, गाड़ी आगे चल रही है कि नहीं दिखेगा ही नहीं, सांस लेने में भी तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन है, तो इसकी बहुत से हार्मफुल कॉजेस हो सकती हैं। भारी ट्रक, यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अब बताओ यहाँ पर कि निर्वाचन सभाएं चल रही हैं, ट्रक चल रहा है, पॉप संगीत चल रहा है, या फिर जेट
उड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन कहां पर होगी? जेट उड़ान से प्रोड्यूस होगी। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं तो रिवाइज कर लो, डीबी होती है। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देता है किसमें? ध्वनि प्रदूषण के में। ठीक है, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है किसमें? मैक यूनिट में। ये प्रश्न पूछा है तो याद रखिएगा, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को हम सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, और इसको मेजर किसमें किया जाता है? मैक में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को हम क्या कहते हैं? मैक। समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस जो है आपकी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन होती है, मींस कलरलेस होती है तथा अति विषैली होती है, हाई पॉइजनस होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। ये एक आपका सोर्स है एयर पोल्यूटेंट का, ये तो आप सभी को पता होगा। वे वायु प्रदूषण जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। मैंने आपको बताया था प्रदूषक दो तरीके से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो आपके डायरेक्टली सोर्स से एमिट हो रहे हैं, जो प्रदूषक स्रोत से सीधे मतलब सोर्स से सीधे एमिट हो रहा है, उनको हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। और जो आपका कुछ विभिन्न क्रियाओं के बाद जो आपके उत्पन्न होते हैं उनको हम द्वितीयक कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो कि प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उनको हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं, वायु प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, पैरा ऑक्सीटेल नाइट्रेट, पैन की बात हो रही है, O3 की बात हो रही है और स्मॉग, ये सब आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपके डायरेक्टली सोर्स से एमिट होते हैं, स्रोत से डायरेक्टली आपके वायु में आपके क्या रिलीज होते हैं। इसी वजह से ये सब आपके प्राथमिक प्रदूषक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या है? यहाँ पर जो दे दिया गया आपको कि रंगहीन गैस, कलरलेस गैस की बात कर रहे हैं जो कि एक पॉल्यूटेंट है, और वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, हो सकता है आने वाली परीक्षा में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड 2-3 आपको स्टेटमेंट दे दे और दे दे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, रंगहीन गैस है ये, तो याद रखिएगा हाँ ये एक रंगहीन गैस है। या रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता है, या मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक गैस है। ये किस गैस की बात की जा रही है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जा रही है, ये चीज याद रखिएगा। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषक गैस है? तो वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है क्या? लेड। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह लेड का यूज किया जाता है वाहनों में। ठीक है, पेट्रोल के जो वाहन होते हैं, लेकिन जब ये जलते हैं तो ये आपके वायु को प्रदूषित करते हैं। इंजन में नॉकिंग, देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताया, देखिए ये सब प्रश्न ना बहुत बार रिपीट हुए हैं तो मुझे भी अब थोड़ा रट गया है, तो इसीलिए पढ़ाते पढ़ाते इंसान को रट जाता है। देखिए दूसरी लाइन में यही दिया गया है, इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? लेड का प्रयोग किया जाता है। बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनमें बुद्धि लब्ध लेवल को, IQ लेवल को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है क्या? लेड। वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धाराओं को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है वो क्या है? अभी हमने डिस्कस किया है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। यहाँ पर देखिए, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है उसका मेन पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाता है, और अगर वो अपना ये कार्य नहीं कर पाएगा तो फिर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और ये कौन इसमें बाधा डालता है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाती है कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही प्रश्न देखिए, प्रश्न वही पूछा गया है क्लास। यही चीज मैं आपसे कहती हूं कि लोग कहते हैं पास्ट ईयर्स के प्रश्न नहीं रिपीट होंगे रिपीट। अब कान इस तरीके से पकड़ो, चाहे कान इस तरीके से पकड़ो, कान इसी को पकड़ रहे हो तुम, तो चाहे प्रश्न ऐसे पूछो, चाहे सीधे पूछो, चाहे इनडायरेक्टली पूछो, लेकिन प्रश्न यही है। प्रीलिम्स का जब सिलेबस नहीं बदल रहा है तो प्रश्न क्यों बदलेंगे? हाँ, प्रश्न का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा घट सकता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछेगा, लेकिन सिलेबस तो सेम ही है। तो सिलेबस पढ़ो, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन करो, और आपको प्रीलिम्स खाली मात्र क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हम नई चीजें पढ़ेंगे, नया कुछ पढ़ के जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। पास्ट ईयर्स के पेपर्स लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, और जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करो। रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप सबका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा, एक चीज जान लीजिए। ठीक है, तो बाद में थैंक यू बोल देना। चलो ऐश्वर्या मैम को, चलो यहाँ पे देखो, यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से अधिक, 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है। फिर वही बात, उसी चीज को इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज में पूछ लिया ताकि बच्चा एकदम हड़बड़ा जाए, अरे भाई 240 दिया है, 300 गुना दिया है, किस चीज की बात कर रहा है? किसी चीज की बात नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन की बात कर दी, हीमोग्लोबिन की बात कर दी, तो किसकी बात होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की बात होगी। बस इसी तरीके से पढ़ो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, जिसके कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबका आंसर, लेकिन किस तरीके से प्रश्नों को घुमाया जा रहा है। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है कहां से? बेड रॉक से। ठीक है, बहुत से जो जल है भारत में वो आर्सेनिक के कारण आपके पॉल्यूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्सेनिक मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? नेचुरल सोर्स की बात की गई है, उसकी प्राकृतिक उसकी बात की गई है, तो बेड रॉक्स में, ये याद रखिएगा। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है, कौन सी? ब्लैक फुट वाली। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की गई है, WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा पानी में कितनी होनी चाहिए? 0.05 मिलीग्राम पर लीटर की मात्रा आपकी क्या है? मतलब होनी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है, किसका? आर्सेनिक का। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है क्या? समुची खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की बात की गई है, पूरी फूड चेन आपकी प्रभावित हो रही है। पेपर में प्रश्न बनता है कि बच्चे पूछते हैं कि मैम खाद्य श्रृंखला, ठीक है, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? तो आप बस ऐसे याद रखिए, फूड चेन आपको पता है किसने किसको खाया, किसने किसको मारा, खाता गया, कोई किसी का भोजन, कोई किसी का भोजन। ठीक है, पेड़ था, पेड़ ने सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रासेस ने अपने खाना बनाया, उसको ग्रास होपर ने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। तो ये आपका फूड चेन है। ठीक है, इसी तरीके की कई फूड चेन एक साथ लाके कनेक्ट कर दो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो उससे फूड चेन आपकी होगी अफेक्टेड। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होती है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारे तरीके के प्रदूषण हो सकते हैं। उर्वरक के अधिक प्रयोग से हमने डिस्कस कर लिया, यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया किसके यूज की बात की गई है? उर्वरक की बात की गई है, फर्टिलाइजर की बात की गई है। देखिए क्लास, अगर फर्टिलाइजर्स का आप यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का आप यूज कर रहे हैं क्रॉप्स में, ठीक है, पेड़ पौधे में यूज कर रहे हैं, तो उसको कोई खाएगा? हम ही लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे। अगर हम लोग एज अ हर्बीवोरस की तरह बात कर रहे हैं, जो कि खाली घास फूस खा रहा है, चिकन मीट नहीं खा रहा है, तब भी जब आप उसको काट के खाओगे तो वो पेस्टिसाइड जो भी केमिकल है आपके बॉडी में भी जाएगा। ठीक है, और मान लो कि तुम लोग अभी हर्बीवोरस नहीं हो, मतलब घास फूस नहीं खाते, सीधे मीट, चिकन मीट खा रहे हो, तो अगर किसी बकरे ने उसको खाया, सॉरी बकरा बोलना चाहिए, किसी क्या खाया जाता है? वो खाया जाता है ना मुर्गा, किसी मुर्गे ने उसको खाया घास फूस को, और उसको काट के तुम लोग खा रहे हो, मुर्गे को, बकरे को, तब भी तुम्हारी बॉडी में वो उर्वरक जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, ये फूड चेन है। जो हम लोग हैं, हम और आप है ना, हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं। हम लोग मीट मछली भी खाता है इंसान और घास फूस भी खाता है।
अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप लोग वेजिटेरियन नहीं है तो मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते हैं, यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन की बात अगर हम करें तो मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि स्टोरी के माध्यम से। अब ऐसा समझो कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म है, जहां पे एक किसान खेती कर रहा है। अब जब वो खेती कर रहा है तो उसे अपने खेत में खूब ढेर सारे क्रॉप्स उगाने हैं, मतलब ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा फसल उगले, तो क्या करेगा, NPK लाके, फर्टिलाइजर लाके ले छिड़केगा, खूब ढेर सारा छिड़क देगा। अब किसी दिन बहुत तेज बारिश हुई, बहुत गड़गड़ाती हुई एकदम बारिश, छम 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 बारिश हुई। अब जब बारिश हुई तो पानी का फ्लो इतना तेज था कि वो खेत में जो पेस्टिसाइड उसने डाले थे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स डाले थे, वो उस पानी के साथ फ्लो करते 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 एक बगल में नदी थी उसमें जाके मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर NPK बहते बहते पानी के साथ उस नदी में मिल गए। अब इस नदी में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, एल्गीज थे मान के चलो। अब इन एल्गीज का खाना क्या है, NPK है। अब उन लोगों को जब पानी में वो फर्टिलाइजर मिले, इन एल्गीज ने इसको खाना शुरू किया। अब एक ने खाया, दूसरे ने खाया, तीसरे ने खाया, इन लोगों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब बहुत मल्टीप्लिकेशन का तेजी हो रहा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। एल्गल ब्लूम मतलब पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ हो, बहुत तेजी से। अब जब इनको अपना फूड मिलेगा, खाना मिलेगा, तो इनकी ग्रोथ होगी, ठीक है, अब ग्रोथ होगी। अब इन एल्गीज को क्या करेंगे, ये जो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को ये घटाने लगेंगे, ठीक है। अब यही एल्गीज जो इतनी तेजी से आप सोचो ग्रो कर रहे हैं, वो उतनी तेजी से मरेंगे भी। कितनी लाइफ होती है इन लोगों की, सालों बाद थोड़ा जिंदा रहते हैं, सालों भर जिंदा नहीं रहते, मर जाएंगे। तो मर जाएंगे, जब ये मर जाएंगे तो इनकी बॉडी डिकम्पोज करेगी, और जब इनकी बॉडी का अपघटन होगा, जब डिकम्पोज होगा, तो यहाँ पर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होगा, ठीक है, और ये एल्गीज पानी के ऊपर तैरेंगी, हरी हरी जो आपकी जो परत नहीं जम जाती है, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को पानी के अंदर नहीं आने देगी, सनलाइट नहीं आने देगी, जिसकी वजह से नीचे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं बेचारे वो अफेक्टेड होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहता है, पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम डेड जोन बोले या फिर हम बोले एल्गल ब्लूम, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से समझना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। क्लास, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अभी मैंने आपसे बोला यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एल्गल ब्लूम, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इन सब का मतलब एक नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। किसी से जाके ये मत कह दीजिएगा कि ऐश्वर्या मैम ने तो कहा था कि यूट्रोफिकेशन मतलब एल्गल ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे कहा यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एल्गीज हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, क्योंकि इनको खाना ज्यादा मिलता है, और इसी प्रोसेस को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है पानी में, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसकी मात्रा घटने लगती है। और ये चीज आपको क्या शो करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और पूरी तरीके से जब पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है तो वहां पे डेड जोन क्रिएट हो जाता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन ही नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब मर जाते हैं या तो भाग जाते हैं। तो है, चलो समझ में आ गया हो, नहीं आया होगा कमेंट पर बॉक्स में बताना। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से, ठीक है, कानपुर इंडस्ट्रीज से। अरे कानपुर कह रही, चमड़ा मतलब लेदर इंडस्ट्रीज से। और आपको पता है जो कानपुर वाला एरिया था वहां पर लेदर इंडस्ट्रीज बहुत ही, कानपुर आगरा वाले में बाद में इन पे रोक लगाई गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जल प्रदूषण हो रहा था। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से ही उद्योग उत्तरदायी है। कौन सा, आपका चमड़ा उद्योग, ठीक है। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। जब भी मैं एसिड रेन आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ एसिड रेन के लिए दो विलन है, ठीक है, दो विलन है। कौन कौन से, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब प्रेसिपिटेट करते हैं, रेनफॉल के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं, जो कि मॉन्यूमेंट्स को, मतलब जहां पे भी एसिडिक पानी गिरेगा तो वहां पे जलेगी ना चीजें,
तो वही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अम्ल वर्षा के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, ना CO2, ना कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो परीक्षा में आपको कितना भी घुमाने का प्रयास करे, कार्बन डाइऑक्साइड देके, कार्बन मोनोऑक्साइड देके, पैन देके, ओजोन देके, मत परेशान होना। कहना कि मैम ने बोला था खाली 2 चीज, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और क्यों 2 ही चीज? क्योंकि ये दोनों जब H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे, और जब ये प्रेसिपिटेट करेंगे रेनफॉल के फॉर्म में तो उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। चलो, समानता ऐसी वर्षा जिसके की pH मान 5 से 6 से कम हो जाता, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अम्ल वर्षा कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। अब देखो क्लास इतना बड़ा, ये देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे कितना बड़ा है। अब ज्यादातर बच्चे परेशान हो जाएंगे, अरे यार क्या बात कर दी इतने बड़े प्रश्न में। कुछ नहीं बात की है, ध्यान से पढ़ो। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न, जल्दी से अंडरलाइन करो, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों गैसें मिल चुकी हैं, वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ मतलब H2O के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है, जिससे पृथ्वी पर होता है अम्ल का जमाव। तो देखो एसिड रेन की बात की गई है यहाँ पर। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अम्ल निक्षेप। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया। फिर वही सब चीजें हैं क्लास, N2 और SO2 आपके यहाँ पे क्या लिखा गया? उद्योगों से रिलीज हो रहे हैं, फिर वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बूंदों के फॉर्म में गिर रहे हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के थ्रू। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सल्फर के उत्सर्जन में कमी के प्रयास की बात की गई है। मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचाती है ताजमहल के सौंदर्य को। तो अब आप देखते हैं कि ताजमहल के अगल बगल वाले जोन में अब आपके हार्मफुल गैस, मतलब पूरी तरीके से वहां पर जो इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं या फिर ऊंट पे बैठो, इस घोड़े पे बैठो, लेकिन आप अपने वाहन को लेके नहीं जा सकते हैं। और इंडस्ट्रीज जो अगल बगल थी उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, एक कॉरिडोर स्टैब्लिश किया गया, ग्रीन कॉरिडोर करके। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है ताज ट्रेपीजियम। इसी की बात मैं कह रही हूँ कि ये एक ट्रेपीजियम टाइप का, ठीक है, ये एक ग्रीन कॉरिडोर टाइप का बनाया गया है जहां पर किसी भी हार्मफुल गैस का एमिशन ना हो सके, क्योंकि एसिड रेन के कारण ताजमहल एक बार पीला पड़ चुका है, मार्बल्स हैं तो वो आपके पीले पड़ गए थे। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि ये लगातार पत्थर पर प्रभावित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत विच्छिन्न। ठीक है, अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निच्छालन, लीचिंग जिसको कि हम कहते हैं, हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरकता। लीचिंग क्या है? लीचिंग मतलब आप क्या करो, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लीच हो जा रही, वो आपकी खत्म हो जा रही, उसका निच्छालन हो जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स। अम्ल वर्षा से वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं वो फिर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड और प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। तो ये सब चीजें आप लोगों को आ गई होगी। शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी की में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा का निक्षेप। अम्ल वर्षा से कम हो जाती है मृदा के pH का मान। ठीक है, वही लीचिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों के तांत्रिक तंत्र पर, मतलब नर्वस सिस्टम पर। वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर ऑक्साइड के और नाइट्रस ऑक्साइड के। ये वही चीज देखिए, कान ऐसे पकड़ो, बात वही की जा रही है बार बार। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसको हम सुपोषण कहते हैं, याद रखिएगा।
अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। मैंने आपको क्या बताया कि इनको ज्यादा खाना मिलेगा तो अत्यधिक पोषकों की बात की गई, न्यूट्रिएंट की बात की गई है, तो एल्गल ब्लूम हो जाएगा, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज्यादा देर रहने से हो जाता है एस्बेस्टोसिस। ठीक है, वही चीज है। फ्लाई ऐश, ठीक है, एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो कि जलाने से प्राप्त होता है कोयला। जब कोयला जलाते हो तो राख होती है ना, तो ये राख जब हवा के साथ उड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लाइंग ऐश कहते हैं। ठीक है, कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाइंग ऐश, जो मैंने आपको बता दी, वही ऐश राख। ठीक है, जब वो हवा में उड़ने लगती है। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होते हैं श्वसन संबंधी रोग। अब मैंने आपको बताया है, जब भी जो आपके पर्टिकुलेट मैटर्स जब भी आप वो करेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जाएंगे, लंग्स आपका डैमेज होगा, ठीक है, ब्लॉक हो गया, तो जिसकी वजह से रेस्पिरेशन से रिलेटेड दिक्कतें होंगी। और जितना छोटा कण होगा उतना हार्मफुल होगा, वो आपके शरीर में उतने अंदर तक जाएगा। जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या अनकण निषेधन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। किसे रोकने के लिए? फ्लाइंग ऐश को। जब भी कहीं पर भी आपका कोयला जलाया जा रहा है, वहां पर इंडस्ट्रीज के ऊपर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया जाता है। तो ये एक फिल्टर की तरह होता है जो कि क्या करता है? फ्लाइंग ऐश को बाहर धुएं के साथ बाहर जाने से रोकता है, एक जगह कलेक्ट कर लेता है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर मतलब क्या? जो तुम्हारे रोड्स है ना, यहाँ पर खूब ढेर सारे पेड़ लगा दो, तो ये जो पेड़ है ना वो नॉइज को एब्जॉर्ब करेंगे, इसी वजह से इसको ग्रीन मफलर की उपाधि दी जाती है। तो याद रखिएगा, ग्रीन मफलर मतलब ठंडक वंडक नहीं, ग्रीन मफलर मतलब ये आपके ध्वनि प्रदूषण से है। मतलब पेड़ लगा दिए जाए सीक्वेंस में, खूब लाइन में, ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो बाहर ना निकल सके। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे कहलाते हैं क्या? ग्रीन मफलर। मैंने जो एक्सप्लेन किया। भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी कब? 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, यहां पर कौन सा आपका रिस्पॉन्सिबल थी? कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पेपर में कई बार पूछा है। वस्तु जो जीवाणु से नष्ट नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम प्रदूषण की बात करते हैं, हम प्रदूषक की बात करते हैं, यहाँ पर हम दो तरीके की वेस्ट की बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिसका की अपघटन हो सके, ठीक है, जैसे कि आपके किचन से और नाली वाले वेस्ट। और अपघटन जिसका नहीं हो सकता है इतनी जल्दी, जो आपका नष्ट नहीं हो सकता है, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रखते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। जैव निम्नीकरणीय है रबड़। वे पदार्थ जो जैविक प्रकार द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म तथा प्लास्टिक का थैले में से जिसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगेगा वो कौन सा है? प्लास्टिक का थैला है। इसीलिए बार बार बोला जाता है से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज कम से कम करिए। लेकिन हम और आप मानने वाले नहीं हैं। हर जगह प्लास्टिक का थैला लटका के चलेंगे, लटका के नहीं जाएंगे, लेके आएंगे घर 10-12। शॉपिंग जाएंगे तो 10-12 जगह से प्लास्टिक का थैला लेके आएंगे और उस थैले को अच्छे से रख के उसमें कूड़ा फेंकेंगे। चलो, लेकिन नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्लास, नहीं करना चाहिए इस चीज को। हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आज हम हैबिट डालेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो हमारे आने वाले भविष्य में बच्चों को ये सब चीजें इनबिल्ट उनके अंदर होगी। ठीक है, वो कॉटन बैग खुद कैरी करेंगे। आज आपको तकलीफ होती है मार्केट जाने के पहले कॉटन बैग या कोई भी एक कपड़े का थैला ले जाने में, ठीक है, लेकिन बाद में आपकी खुद ही हैबिट पड़ जाएगी। 1 दिन भूलोगे, 2 दिन भूलोगे, दिमाग में रखोगे तो फिर हैबिट में बन जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको प्रेशर अलग से नहीं लेना पड़ेगा। से नो टू प्लास्टिक। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन। एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो शैवाल और कवक एक के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होता है, तब लाइकेन का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि होते हैं ये बड़े संवेदनशील। ठीक है, प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? लाइकेन है, जो कि एयर पॉल्यूशन को शो कर रहा है। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण, हमने बताया। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं बता दूं, एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतनी जल्दी जल्दी हम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं ना,
आपको ये चीज खुद फील हो रहा होगा। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये सबसे संवेदनशील होते हैं। प्रदूषक संकेतक पौधा हमने डिस्कस कर लिया, लाइकेन होते हैं। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के, एयर पॉल्यूशन के। बीओडी देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किसका? जलीय वातावरण। मतलब मैंने आपको बताया ना, जो पानी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो आपके जीव जंतु रहते हैं, वो पानी में ऑक्सीजन को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में लेते हैं, और जब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपका घटने लगता है तो ये आपका क्या शो करता है? वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, ये चीज याद रखिएगा। तो बीओडी का अधिक होना क्या दर्शाता है? कि जल के संक्रमित होने को, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होगा उस पानी में। देखिए, कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है किसके? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा मतलब उतना ही कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, मतलब उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होगा उस पानी में। ये चीज समझ में आ रही होगी अब। जिस जलाशय के DO का मानक 8 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है कंटामिनेटेड पानी में, ठीक है, कंटामिनेटेड जल की श्रेणी में, संक्रमित जल की श्रेणी में। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिक संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से दूषित हो रहा है, ठीक है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है किसकी? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, ठीक है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहां पर? कानपुर और इलाहाबाद के मध्य, क्योंकि यहां पर आपकी ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी। बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। मैंने आपको बताया ना, बायो रेमिडिएशन, क्या रेमिडिएट कर रहे हो? ऑक्सीजन को रेमिडिएट कर रहे हो, किसका यूज करके? बायो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, ठीक है। फाइटो रेमिडिएशन होता है, बहुत सी टर्म्स होते हैं रेमिडिएशन में। तो जीवों को का प्रयोग करके टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन करना। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जाता है या जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जैव उपचारण कहते हैं, बायो रेमिडिएशन कहते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे तो बहुत पढ़ाने में मजा आया। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपको कैसी लगी ये क्लास? की आपके लिए इससे बेनिफिट आपको पहुंच रहा है कि नहीं, ये आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि इसी तरीके से इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम और क्लासेस को भी आपके लिए लेकर आए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, डिकोड एग्जाम को सपोर्ट करिए। हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, हम सब डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में इकोनॉमिक डिस्कस किया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिस्कस किया, और आने वाली क्लासेस में हम इकोनॉमिक्स के और भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसे जो कमिटीज से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। हम मॉनेटरी पॉलिसी सब डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में उसको पढ़ेंगे, ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए, जिसने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है उसको भी समझ में आ जाए। तो क्लास आशा करती हूँ कि हमारी मेहनत सफल रहे, ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल रहे, ठीक है। और बहुत से प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में फंसे और आप सब पेपर में खूब अच्छा परफॉर्म करें, और जब आपका क्वालिफाई हो जाए तो थैंक यू बोले। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।